राजीव सिंह आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बहुत समय के बाद, बड़े लंबे अंतराल के बाद में आज फिर से आपके सामने आने का मौका मिला है। इस बीच में मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपनी तैयारी को बखूबी जारी रखा होगा। क्लासेस आपकी कंटिन्यूटी के साथ में मिल रही हैं। इसके साथ में हम लोगों ने कोशिश किया है कि आपके फीडबैक्स हम तक मिलते रहें, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि आप अपने फीडबैक्स हमारे तक पहुंचाते रहें, प्रोवाइड कराते रहें, ताकि हम अपनी क्लास को और इम्प्रूव कर सकें, आप तक कम्युनिकेट कर सकें और किस तरीके से आपको बेहतर समझ पैदा हो सके कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए। वह सब चीज़ें जो आवश्यक चीज़ें हैं वह आप तक पहुंचाई जा सके। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि आपके साथ में संवाद बना रहना चाहिए। तो इस उम्मीद के साथ में मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग अपना फीडबैक लगातार हमारे इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड कराते रहेंगे। आपके पास में हमारा ऑफिशियल नंबर है, उस नंबर पे आप अपनी बात को रखते रहेंगे। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। इतिहास में अभी तक का जो लेक्चर आपके पास में पड़ा हुआ था, एंशियंट हिस्ट्री का लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी हमारे पड़े हुए हैं। उसके साथ में हमने जो पिछले क्लास में शुरुआत किया था वो मॉडर्न इंडिया से शुरुआत किया था। अब मैं आज आपको एक नए टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं, एक नया टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर के आने वाला हूं, और वह टॉपिक है मेडिवल हिस्ट्री का। ताकि इसके लिए मैं ये चाह रहा हूं कि थोड़ा सा आपको एंशियंट का भी समझ बन जाए, थोड़ा मेडिवल की भी शुरुआत हो जाए पढ़ाई की, और साथ में आपका मॉडर्न इंडिया तो चल ही रहा था तो वो भी आपके साथ में चलता रहे, कंटिन्यू होता रहे। एक चीजें और मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारा चूंकि कुछ रीजन वश या कुछ टेक्निकलिटी के कारण से ऐप पे प्रॉपर चीजें नहीं हो पा रही थी। अब ऐप आपका कंटिन्यूअसली बेल रन कर रहा है, अच्छी तरीके से रन कर रहा है। वहां पर आप लोगों की उपस्थिति बड़ी निराशाजनक है। आप लोग टेस्ट देने से भागते हो, कतराते हो। इतनी मेहनत से हमारी टीम आप लोगों तक टेस्ट लाती है, टेस्ट पेपर बनाती है, ताकि आप अपना एवेल्युएशन कर सकें, मूल्यांकन कर सकें। लेकिन आप लोग इतने शातिर लोग हो, इतने क्या बोलूं, इतने काइया टाइप के हो कि मेहनत ही नहीं करना चाहते हो और चाहते हो कि लड्डू मिल जाए, कंपटीशन क्वालिफाई हो जाए। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी टीम इतनी मेहनत करके आप लोगों के सामने ले आ रही है, पूरा टीम वर्क के साथ में ले आ रही है, टेस्ट ले आ रही है, कंटेंट ले आ रही है, वहां पे कंटेंट अपलोड किए गए हैं। पर आप लोग हैं कि पढ़ना ही नहीं चाहते, कंटिन्यूसली करना ही नहीं चाहते हैं। तो ये बहुत ही निराशाजनक बात है। और अगर आप चाहते हैं कि हम एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएं, हम बेहतर भविष्य अपना बना पाएं, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप अपनी तैयारी को हमारे साथ में जारी रखिए। 5.5 महीने का कोर्स है। इस 5.5 महीने में आपको 2 घंटे मांग रहे हैं। 2 घंटे है, संडे सैटरडे का है, सैटरडे का आपका प्रिपरेशन का टाइम है, संडे को आपको क्या करना, क्या है, टेस्ट देना है, इवेल्युएशन करना है, आपको इंटरेक्शन करना है कि सर ये इस टॉपिक का नोट्स अच्छे से नहीं मिला है, यहाँ पे हमारी कमी रह गई है, आपको वो बताना है। हमारी टीम आपको वो प्रोवाइड कराने के लिए तैयार है। लेकिन आप लोग इतने अलमस्त हो, फकीर टाइप से, कि कुछ कुछ मतलब जहां पड़े हो वहां पड़े हो। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग थोड़ा सा बेहतर कर पाएंगे, और बेहतर तब कर पाएंगे जब हमारे साथ में हमसे ज्यादा आप मेहनत करें। हम आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अभी। तो आज हम लोग चलिए नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और वह नया टॉपिक क्या है? मेडिवल हिस्ट्री का। तो मेडिवल हिस्ट्री का जो टॉपिक है, आज हम लोग उस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। भारत में भारत में अरबों का आक्रमण। दरअसल हम लोग भारत में अरबों के आक्रमण को, आज जो पढ़ने वाला टॉपिक था वो दिल्ली सल्तनत था। मेडिवल हिस्ट्री का दिल्ली सल्तनत पढ़ने वाले थे। लेकिन
दिल्ली सल्तनत पढ़ने से पूर्व आपको यह समझना पड़ेगा कि भारत में किन लोगों ने आक्रमण किया और यहाँ पर जो नए वंश की स्थापना हो रही है उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो पहले उस पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले यह आवश्यक है, सबसे पहले यह आवश्यक है कि हम लोग ये दिल्ली सल्तनत के को समझने के लिए यह समझें कि आखिर भारत में अरबों के आक्रमण, यहां से सीधा सीधा प्रश्न बनता है, कब हुआ, कैसे हुआ, किन किन लोगों ने किया, उसके पीछे का उद्देश्य क्या था, वो क्यों भारत में आए, कि उसके पीछे का उद्देश्य क्या था और किस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे करके साम्राज्य की स्थापना की। इतनी सी बात है। तो भारत में अरबों के आक्रमण को आज हम लोग, अच्छा इसमें क्या कह रहे हैं दिलीप बारास्कर, सर टेस्ट सही नहीं चल रहे हैं। सर क्यों टेस्ट सही नहीं चल रहे हैं? उसमें थोड़ा सा कुछ इशू आ गया था, लेकिन आपके टेस्ट प्रोवाइड हो गए हैं, वहां पे अपलोडेड हैं। तो आपको, आप लोग टेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं करते हो। तो दिलीप ऐसा क्यों है? आपके साथ में आपका पर्सनल मैं जानता हूं मैटर दिलीप, कि आपका जो फ़ॉन्ट है, मोबाइल का फ़ॉन्ट है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए शायद आपके मोबाइल में खुल नहीं रहा है। बाकी लोगों में कोई इशू नहीं है। आपको अगर दिलीप पर्सनली आपके मोबाइल में वो नहीं हो रहा है, खुल नहीं रहा है, फ़ॉन्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप पीडीएफ लेकर के टेस्ट दे सकते हो। इसका सॉल्यूशन यही है। कई मोबाइल में फ़ॉन्ट सपोर्ट नहीं करने के कारण से वो बिल्कुल चाइनीज़ भाषा में दिखने लगता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप अपना पर्सनली उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, अपना पीडीएफ ले लेंगे। तो ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे इस चीज़ की बात कर रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले थोड़ी सी कहानी को समझ लेते हैं। कहानी को समझ लेंगे तो मजा आ जाएगा। ये थोड़ा सा मैप को थोड़ा फट गया है, तो इसमें से थोड़ा इशू आ रहा है। ये वाला आपका पार्ट जो है ये इंडिया का पार्ट है, ये सपोर्ट समझ लीजिए कि इंडिया है। अब ये वाला जो पार्ट है इंडिया का, ये सिंध वाले पार्ट में सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया। अब इसकी कहानी को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर अरबों ने यहाँ पे आक्रमण क्यों किया और इसकी कौन था पहला शासक और उसने भारत में अरबों का आक्रमण किन कारणों से हुआ था। राइट। अब हम लोग आते हैं कि ये देखिए श्रीलंका है, भारत के नीचे श्रीलंका है, ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं उस जमाने में सातवीं मतलब 8वीं शताब्दी की बात चल रही है। 700 से लेकर के 712 के आसपास का समय जो है 8वीं शताब्दी का जिसको समय कहते हैं, वो यहाँ पे ईरान का भाग था। ईरान के भाग को उस समय क्या कहते थे? फारस। तो फारस ये भाग था। अब फारस में जो वहां का राजा होता था या जिसको प्रमुख कहते थे उस समय, उसको कहते थे खलीफा। क्या कहते थे? खलीफा कहा जाता था। तो 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक खलीफा थे, उन खलीफा का नाम था, क्या नाम था? अल हजाज बिन यूसुफ। अल हजाज बिन यूसुफ नाम के एक खलीफा थे। तो यहाँ पे इनका शासन था। तो यहाँ पे भारत में सिंध के क्षेत्र में आक्रमण करना आसान नहीं था। और चूंकि फारस के लोग या जो मध्य एशिया के लोग थे वह आक्रमण पे आधारित थे। क्यों थे? क्योंकि वहां पर कोई संसाधन नहीं थे। आज के जमाने में जब पेट्रोलियम की खोज हो गई है तो गल्फ कंट्रीज जिसको कहते हैं वो बहुत इनरिच हो गए हैं, बड़े समृद्ध हो गए हैं। लेकिन उस जमाने में यहाँ पर केवल उर्वर जमीन थी नहीं, बंजर जमीन होती थी, पेट्रोलियम था नहीं, कोई संसाधन थे नहीं, सोना चांदी खनिज था ही नहीं। तो अब ये लोग क्या करते थे कि ये लोग मार काट और उन पे विश्वास करते थे, दूसरे राज्य पे आक्रमण करते थे और वहां से संसाधनों की लूट किया करते थे। तो
अब लूट करने के लिए इनके पास में दो क्षेत्र थे, या तो ये सिंध पर आक्रमण करें। सिंध पर आक्रमण करना इतना आसान नहीं था, तो इन्होंने पहला आक्रमण किया, कहां किया? ये श्रीलंका में किया। श्रीलंका में किया तो यहां पर एक आधिपत्य की स्थापना कर ली श्रीलंका में, लेकिन चूंकि दूसरा देश था तो वहां पर भी इनका पूरी तरीके से शासन सत्ता स्थापित नहीं हो पाई। लेकिन समय के साथ में क्या किया इन लोगों ने कि यहां पर लगातार आते रहे, और यहां से श्रीलंका से विशेष तौर से मोती, क्योंकि मोतियों का देश भी कहते थे, मोती, सोना और संसाधन जो है लूट करके लेकर के जाते रहते थे यहां के व्यापारी। और इस बीच में जो यहां पे थे, इधर जो गुजरात वाला एरिया है, गुजरात और दक्षिण भारत वाला एरिया, इधर से भी व्यापारी, यहाँ के फारस के व्यापारी आते थे और गुजरात और यहाँ पे व्यापार करते थे, दक्षिण भारत में व्यापार करते थे, और विशेष तौर से मसाले वसाले लेकर के जाते थे। मसाले लेकर उधर से कुछ जिसको बार्टर पद्धति कहते हैं, अर्थात अदला बदली की पद्धति कहते थे। उस समय में 8वीं शताब्दी में या 700 से 712 ईस्वी के बीच में कोई ऐसा मुद्रा का प्रचलन नहीं था जिससे मुद्रा के माध्यम से व्यापार हो सके। तो कुछ सामान जैसे वहां से कोई चीज ले आए, गेहूं ले आए या कोई चीज ले आए, और यहाँ से चावल ले लिया और बदले में गेहूं दे दिया, तो इसके अदला बदली की पद्धति कहते थे। तो अदला बदली की पद्धति से इधर फारस से इधर आते रहते थे व्यापारी के रूप में। तब ये आक्रमणकारी नहीं थे, भारत में व्यापारी के रूप में आते थे, और आक्रमणकारी के रूप में ये श्रीलंका में जाते थे और श्रीलंका से मोती, सोने और इस तरीके की करते थे। लेकिन जब ये व्यापारी के रूप में भारत में आए तो इनको ये पता चल गया कि भारत बड़ा एक रिच कंट्री है, भारत बड़ा समृद्ध देश है, और यहाँ पर ये सोने की चिड़िया है। अगर यहाँ पे हमारा कब्जा हो जाए, यहाँ पे शासन सत्ता हो जाए तो मजा आ जाए। ये बात फारस के लोगों को पता चल गई थी। इस बीच में एक घटनाक्रम होता है, उस घटनाक्रम ने सारा समीकरण जो है बदल दिया। समीकरण क्या बदल दिया? जब यहाँ पे श्रीलंका से जीत करके व्यापारी जो थे यहाँ से लेकर के सोना चांदी के साथ में यहाँ की जो पराजित स्त्रियां थी, जो योद्धा मार दिए गए थे, उनकी जो विधवाएं थी, उन विधवाओं को भी ये लोग लाद करके ले जा रहे थे जहाजों से। इसी बीच में जो ये यहाँ पे अफगानिस्तान में एक है सुतकांगेंडोर, आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा होगा, तो हड़प्पा सभ्यता का एक व्यापारिक स्थल था सुतकांगेंडोर। उस सुतकांगेंडोर में के माध्यम से व्यापार करते थे। अब यहाँ पे जो श्रीलंका वाला पार्ट था, यहाँ पे जब आए तो यहाँ पर जो कबीलाई लोग थे, जिसको कहते हैं समुद्री डाकू, ये देखिए ये समुद्री डाकुओं का चित्र है, ये जहाज है। तो ये जो समुद्री डाकू थे, इन लोगों ने क्या किया कि श्रीलंका से जो फारस के लिए लाई जा रही थी स्त्रियां, सोना चांदी, उनका लूट लिया। तो यह बात किसको खल गई? अल हजाज बिन यूसुफ को, जो वहां का खलीफा था, उसको यह बात बुरी लग गई, नागवार लग गई। अब जब नागवार लग गई तो फिर क्या हुआ? तो उसने सिंध के राजा, उस समय सिंध का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था दाहिर से कहा कि आपका संरक्षण है इस क्षेत्र पे, तटीय क्षेत्र पे, और यहां से हमारे संसाधनों की लूट हुई है, या तो आप उसका हर्जाना दीजिए या तो दंड भोगने के लिए तैयार रहिए। अब क्या हुआ? राजा दाहिर के पास में पत्र गया। राजा दाहिर ने कहा, अब राजा दाहिर के पास में पत्र गया, तो राजा दाहिर एक नैतिक आदमी था, वह इन सब मामलों में, इस तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व था ही नहीं, उसको संरक्षण देता ही नहीं था। उसने साफ मना कर दिया, कहा कि मेरा इस मामले से, इस मसले से कोई लेना देना नहीं है। आपका मामला है, आपका समुद्री जहाज लूटा है, आपके संसाधनों की लूट हुई है, तो ऐसा करिए कि आप अपना मामला देखिए, हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर फारसियों को
फारसी व्यापारी आते थे वो भारत की समृद्धि और सिंध की समृद्धि से परिचित थे। यहाँ पर सिंध नदी है और सिंध नदी जो है जो पंच नदियां हैं, सिंध, झेलम, चिनाब, रावी, वो वाला क्षेत्र है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा समृद्धि है, बहुत ज्यादा उर्वरा जमीन है, संसाधन है। तो ये एक प्रकार की सोने की चिड़िया थी। तो इनका मकसद तो दूसरा था, क्योंकि इनको पता चल गया था व्यापार के माध्यम से कि भारत बड़ा रिच है, सिंध बड़ा रिच है और इस पे अटैक करें तो फायदा होगा। तो ये एक बहाने की तलाश में थे, बहाना इनको चाहिए था युद्ध का। तो इन्होंने एक अपना कहा कि कंपनसेशन कीजिए आप। उन्होंने कहा कंपनसेशन क्यों करें? तो इनको एक युद्ध का कारण मिल गया। और जब युद्ध का कारण मिल गया तो इन्होंने सबसे पहले 1712 में मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम 1700, अब ये देखें, भारत पर प्रथम आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम। ये राजा दाहिर हैं, ये राजा दाहिर हैं और ये मोहम्मद बिन कासिम जो कमांडर हैं। इसने अटैक किया और राजा दाहिर को पराजित कर दिया। जब राजा दाहिर को पराजित कर दिया तो वहां पर भयानक लूटमार की। यहाँ पे इन लोगों की नीयत ही थी कि यहाँ से संसाधनों पे लूट करना। तो इन्होंने अपना लूट आरंभ कर दिया और यहाँ पे जो पूरा प्रदेश था, सिंध प्रदेश था, उस पे पूरी तरीके से इसके संसाधनों पे लूट मचा करके इसको लूट लिया, यहाँ की स्त्रियों को लूट लिया। अंततः क्या हुआ कि यहाँ पे राजा दाहिर को मार दिया गया और इनकी दो पुत्रियां थी, सूर्यवती और सोमवती। सूर्यवती और सोमवती को भी लेकर के ये मोहम्मद बिन कासिम चला गया और इसने अपना पर्सनल गुलाम टाइप का बना लिया। जब वहां पर पहुंचा, राजा दाहिर के मार करके जब अपने फारस के खलीफा के पास में पहुंचा तो वहां पर किस्सा बदल गया। वहां पे जो वहां का खलीफा था, उस खलीफा के मन में सूर्यवती और सोमवती के प्रति एक अनुराग पैदा हो गया, पुत्रीवत अनुराग पैदा हो गया। क्योंकि उन लोगों ने, दो राजा दाहिर की पुत्रियां थी, वो बड़ी चालाक किस्म की थी और उसने राजा दाहिर का ब्रेन वॉश किया। कहा कि ये इस मोहम्मद बिन कासिम जो है यह जालिम किस्म का आदमी है, इसने बहुत अत्याचार किया है, अनैतिक कार्य किए हैं, इससे संसाधनों की लूट किया है और यह आपके लिए खतरा है। यह बात राजा दाहिर के मन में, जो वहां पे जो खलीफा था, खलीफा के मन में, ये जो खलीफा था अल हजाज बिन यूसुफ, अल हजाज बिन यूसुफ के मन में यह बात अच्छी तरीके से बैठ गई कि मोहम्मद बिन कासिम हमारे राज्य के लिए उपयुक्त नहीं। तो उसने इसकी खाल निकलवा करके, उसको खाल निकलवा करके दफन करा दिया मोहम्मद बिन कासिम को। तो इस तरीके से जो भारत में अरबों का पहला आक्रमण हुआ, वो उसकी कहानी इस तरीके से बन रही है। और यह कहानी आगे चल करके और बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो अरब थे, अरब आक्रमणकारियों को पता चल गया कि भारत में अटैक करना कितना लाभप्रद है। तो ये यहाँ से आपको प्रश्न भी बनता है कि पहला आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। किसने किया? 1712 में आक्रमण किया। कहाँ पे किया? सिंध पर किया। तीसरा प्रश्न बन गया, राजा कौन था? राजा दाहिर था। एक प्रश्न और बनता है कि इस आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो धन, वैभव की लूटपाट। अगर इतना प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं, इतनी कहानी याद रख लेते हैं, तो ताउम्र आपको ये टॉपिक नहीं भूलेगा और इससे बाहर कोई प्रश्न जाएगा नहीं। तो इतनी सी कहानी आप लोगों को याद रखनी है प्रथम अरबों के प्रथम आक्रमण की, और यह आपके मेडुअल हिस्ट्री की आपकी पृष्ठभूमि भी बन गई। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई या कोई समस्या है? यह भी कमेंट करके फटाक से बताते रहें ताकि हम समझ सकें आपकी बात को। यहां तक कोई समस्या है क्या?
जल्दी जल्दी बता दें, है ना। अब हम लोग दूसरे बात पे आते हैं। अब महमूद गजनवी पे आते हैं कि महमूद गजनवी एक गजनी, ये कहाँ था महमूद गजनवी? ये अफगानिस्तान में। अब अफगानिस्तान में कहानी आ गई भारत से। अफगानिस्तान का एक सूबा है जिसको कहते हैं गजनी, ठीक है। तो ये गजनी एक सूबा है। अभी इतने लोग वॉच कर रहे हैं और एक भी कमेंट नहीं आ रहा है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। कोई कमेंट नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। थोड़ा सा एक्टिव बनो तुम लोग। बिल्कुल, इतने पैसिव कैसे रह सकते हो भाई। तो गजनी का एक शासक था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन के दो बेटे थे, महमूद महमूद गजनी और महमूद इस्माइल। ठीक है। नहीं सर, क्या नहीं सर? क्लास नहीं समझ में आई? क्या नहीं समझ में आई? राहुल, दीप्ति को आ रहा है, राहुल को नहीं समझ में आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है राहुल? दीप्ति क्या कह रही हैं? रिशु आ रहा है। अब आ रहा है तो क्यों बोल रहे हो नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, दीप्ति बोल रही हैं, राहुल सर। ठीक है। अब यहां पर सुबुक्तगीन नामक एक शासक था गजनी का। उसके दो बेटे थे, महमूद गजनी और महमूद इस्माइल। महमूद गजनी जो है यह बड़ा बेटा था। तो क्या हुआ? महमूद गजनी को यहाँ का उत्तराधिकारी, सुबुक्तगीन का यह उत्तराधिकारी हो गया। तो यहां पर अब हम लोग देखेंगे 800, सॉरी 900, 998 ईस्वी में महमूद गजनवी क्या बनता है? कहाँ का? गजनी का शासक बनता है। और यह जब शासक बनता है तो इस जिसको पहले से ही पता था कि गजनी वंश के शासन तभी मजबूत हो सकता है जब भारत में आक्रमण किया जाए, वहां से समृद्धि ले आया जाए। क्योंकि अफगानिस्तान भी एक तरीके की बंजर जमीन है और वहां पर भी कुछ संसाधन नहीं है। जब संसाधन वहां पे नहीं है तो क्या होगा? जब संसाधन नहीं है तो ये इनका जो संसाधनों का आधार है, क्या है? संसाधनों का आधार लूट है। अब लूट के लिए ये भारत है, मान लीजिए ये फारस है, इधर बहुत सारे मध्य एशिया है, इधर रसिया है, इधर चाइना है ना। अब ये लोग यहाँ से यहाँ पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया। अब ये अफगानिस्तान है तो ये लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे भी इनको कुछ नहीं मिलना है। इधर जाएंगे तो यहाँ पे भी उसी तरीके की बंजर जमीन है। नजदीक का सबसे तरीका और अच्छा समृद्ध इलाका क्या है? सिंध, सिंध और इधर गुजरात। इस तरीके से भारत का ये जो तटीय क्षेत्र है वही इलाका पड़ता है। अगर यहाँ पर ये आक्रमण करें, धन लूट करें, तो यहाँ पर इनको संसाधनों की बहुतायत में उपलब्धता हो जाएगी। तो इन्होंने यही स्ट्रेटजी अपनाई कि यहाँ पर हम लोगों को लूट करना है। तो महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर के 1026 तक कुल मिलाकर के 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया? कुल मिलाकर के 17 बार इसने आक्रमण किया। 1027, सॉरी 1027,
मतलब इन 27 सालों में 17 बार आक्रमण किया। तो यहां से भी आपका प्रश्न बनता है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन से आक्रमण कहाँ क्या किया था, उसको याद रख लेते हैं, उसको दिमाग में बैठा लेते हैं, तो महमूद गजनवी के आक्रमण का जितना सेगमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला आक्रमण महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में किया था। यह पूछता है कि पहला आक्रमण कब किया। उसके बाद में 1025 में सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था। सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे यह भी आपको देखना है। 1018 का भी आपको देख लेना है। 1018 में मथुरा पर आक्रमण, 1026 में सोमनाथ पर आक्रमण। अब ये जो सोमनाथ से आक्रमण करके लौट रहा था, तो 1025 में यहां पे जब आक्रमण करके लौट रहा था, तो यहां पे जाटों से इसका संघर्ष हुआ। जाटों से संघर्ष हुआ। जब जाटों से संघर्ष हुआ तो जाटों ने इसकी अच्छी खासी धुनाई कर दी, और यह बहुत अपमानित होकर के गजनी लौटा। यह बात इसको चुभ गई और कहा कि ये तो अच्छी बात नहीं है। तो उसने फिर से 1027 में दोबारा 2 साल बाद में आक्रमण किया। कहां? जाटों पे आक्रमण किया। और जाटों पे आक्रमण करने के बाद में यहां पर फिर से जाटों ने इनकी धुनाई कर दी। जब धुलाई कर दी तो यह फिर से जाकर के गजनी में अपना हाट पर लेट गया और अंतिम गति को प्राप्त करने के लिए आतुर हो गया। यहां इसको इतना शौक लगा जाटों की धुलाई का कि यह फिर अंतिम रूप से खड़ा नहीं हो सका और 1030 ईस्वी में मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से इसकी कहानी बनती है। यहां से आपका प्रश्न बनेगा कि पहला आक्रमण कब हुआ था? 1001 में। उसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? 17 बार आक्रमण किया था। 1001 से 1027 के बीच में 17 बार आक्रमण किया था, यह भी प्रश्न बनेगा। 1025 में सोमनाथ पे आक्रमण किया था, यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। 1027 में उसका अंतिम आक्रमण था जाटों पे, यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। 1030 में उसकी मृत्यु हो गई, यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अगर इतनी चीजें आप ध्यान में रख लेते हैं तो आपको जाटों ने ऐसी तैसी कर दी। बहुत बढ़िया। समीर कुमार क्लियर सर जी, आ रहा है सर जी, सबको आ रहा है, वेरी गुड। तो अब यहां पर आप लोगों की 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और यहां से एक प्रश्न और बनता है कि इसके दरबार में कौन कौन से लोग रहते थे। यहां से ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है। एसएससी सीजीएल का भी प्रश्न है, या एसआई का भी प्रश्न है, कई बार पूछा गया है और सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछा जाता है। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी तथा फारसी, यह 4 इतिहासकार थे। और एक और था सिस्तनी भी था, सिस्तनी। तो 5 इतिहासकार थे। अब यहां से प्रश्न पूछा था जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार महमूद गजनवी के दरबार में नहीं था। तो आपको जैसे कि दे देगा, ऑप्शन दे देगा, हसन निजामी दे दिया, या ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, और उसमें से आपको यह बताया जाएगा, 4 ऑप्शन यही दे दिया, अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी। अलबरूनी, फिरदौसी और उत्बी, ये प्रश्न बन गया। अब इसमें से पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार महमूद गजनवी के दरबार में नहीं रहता था। तो क्या है? हसन निजामी। एक प्रश्न और बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार गजनी के दरबार में रहता था। अब इसमें क्या करेगा? अलबरूनी मान लो दे दिया, और इसमें हसन निजामी दे दिया, और बाकी के 2 ऑप्शन और देता है। हसन निजामी दे दिया, निजामी, फिरदौसी
अब इसमें से दो अननोन दे देगा और आपको लगाना होगा कि यह फिरदौसी इसके दरबार में रहता था। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन यहां से बनता है। इतनी सी बातें अगर आप याद रख लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। अब जो सेकेंड इन्वेडर था, जो दूसरी आक्रमणकारी था, वह था कौन था? मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं और इसको समझ लेते हैं कि इसने क्या क्या आक्रमण किया था। यह है मोहम्मद गोरी साहब। इन्होंने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज को इन्होंने दरअसल 5 बार आक्रमण किया था। 5 बार आक्रमण किया था। तो इनका जो 3 आक्रमण है वह बहुत फेमस है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध। यह अगर आप 3 चीजों को याद रख लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। पहला इसने क्या किया था? 1175 ईस्वी में 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। पहला आक्रमण था इसका मुल्तान। यहां का 1175 प्रथम मूल राज था, मूल राज शासक था। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण कहां पे था? तो वह था मुल्तान पे और शासक कौन था? मूलराज। दूसरा जो था वो 1178 ईस्वी में 1178 ईस्वी में था राजा भीमदेव। भीमदेव ये दूसरा था। यहां पर इसको पराजय मिला और ये भीमदेव कहाँ थे? गुजरात। तीसरा आपको बता ही दिया। तीसरा और चौथा आक्रमण क्या था? तराइन का युद्ध प्रथम और द्वितीय। फिर चौथा था, पांचवा था आपका चंदावर। चंदावर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? चंदावर का युद्ध तराइन का पहले समझ लीजिए। तराइन का युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी प्लस पृथ्वीराज, पृथ्वीराज के बीच में। फिर चंदावर के युद्ध में, चंदावर का युद्ध हुआ था गोरी प्लस जयचंद। जयचंद को इसने अंतिम रूप से पराजित कर दिया था और इसके बाद से यहां का अवसान अच्छा कुमार कमल जाट अलबरूनी राकेश कुमार रे गुड इवनिंग सर। 17वां आक्रमण सिंध के जाटों पर था, बिल्कुल था। सोमनाथ पर तो ये इतने आक्रमण हुए थे। तो इतने 5 आक्रमण समझ लीजिए। 5 आक्रमण में पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पे, रिवीजन कर लीजिए आप लोग। 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण मुल्तान पे, राजा कौन था? भीमदेव था। दूसरा बैटल ऑफ माउंट आबू जिसको कहते हैं, माउंट आबू का युद्ध कहते हैं, और माउंट आबू का युद्ध हुआ था 1178 ईस्वी में। यह किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी के बीच में। और दूसरा कौन था?
राजा भीमदेव के बीच में। तीसरा युद्ध किसका के बीच में हुआ था? 1191 में हुआ था तीसरा युद्ध। वह कौन सा युद्ध था? तराइन का युद्ध था। तराइन का युद्ध किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी और आपका पृथ्वीराज चौहान। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? वह हुआ था 1192 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज। पृथ्वीराज इस युद्ध में हार गया और कहते हैं कि इसके बाद से ही भारत में हिंदू साम्राज्य का जो सपना था, दिल्ली में सपना था, वह अंतिम रूप से ध्वस्त हो गया। और कहते हैं वह अंतिम शासक था जिसने दिल्ली पे शासन किया था, पृथ्वीराज चौहान। यह भी पूछा जाता है कई बार कि अंतिम शासक कौन था जिसने दिल्ली में शासन किया, तो वह पृथ्वीराज चौहान था। और वह अंतिम रूप से कब पराजित हुआ? 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में। तराइन का तृतीय युद्ध भी हुआ है, उसको भी आगे हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। जो जयचंद था वह 1194 में फिर से आता है और जो बची खुची शक्ति थी वह उसके साथ में मोहम्मद गोरी से लड़ता है और वह भी अंतिम रूप से पराजित हो जाता है। इसलिए उत्तर भारत में जो राजपूत शासन का जो 800 से लेकर के 12वीं शताब्दी तक राजपूत शासन सत्ता स्थापित थी और वहां पे उनकी तूती बोलती थी, 400 साल के शासनकाल को राजपूत का शासनकाल कहते हैं, राजपूत युग भी बोला जाता है। तो यह अंतिम रूप से जयचंद के पराजय के साथ में ही खत्म हो गई। और यह माना जाता है जयचंद और संयोगिता की कहानी आप लोगों को पता होगा। संयोगिता इसकी पुत्री थी, जयचंद की पुत्री संयोगिता थी। और पृथ्वीराज चौहान जयचंद का मौसेरा भाई था और उसने संयोगिता से विवाह कर लिया, प्रेम विवाह या अपहरण विवाह कर लिया था। कहते हैं कि यही झगड़े की जड़ थी जिसके कारण से उसने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज के विरुद्ध मोहम्मद गोरी को सपोर्ट किया था। और इसके कारण से पृथ्वीराज इतना महत्वपूर्ण शासक था और इतना शक्तिशाली शासक था जिसने पूरे राजपूत शासनकाल में अपनी डोमिनेंसी दिखाई थी, अपनी संप्रभुता दिखाई थी, अपनी प्रभुता दिखाई थी। और वह अंतिम रूप से मोहम्मद गोरी के हाथों में पराजित हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था, लेकिन यह एक राजनैतिक भूल थी पृथ्वीराज चौहान की। अगर वह प्रथम युद्ध में ही मोहम्मद गोरी का सफाया कर लेता, बंदी बना देता, मार देता, तो शायद भारत का इतिहास अलग तरीके से लिखा जाता। लेकिन वह एक नैतिक भूल थी कि उसने इस युद्ध में उसका फॉलोअप लिया, लेकिन अंतिम रूप से वह सफल नहीं हो सका और आगे चल करके यहाँ पर इतिहास बदल जाता है। तो चंदावर का युद्ध क्या बोल रहे हैं दीप्ति रघुवंशी? चंदावर का युद्ध, तो चंदावर का युद्ध तो था ही, यह चीज मैंने बताया। अब यहाँ पर यह इतने युद्ध आप लोगों को पता ही चल गए। अब यहाँ पे एक और 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पे अलग से ही नोट कर लीजिए। यह इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसके साथ में मोहम्मद गोरी के साथ में 2 सूफी संत भारत में आए थे। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि वह 2 सूफी संत कौन थे जो भारत में आए थे? तो पहले थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और दूसरे थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बाद में दूसरे थे मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वह कहाँ है? अजमेर में। इन्होंने अपना अजमेर में सेंटर बनाया। और बख्तियार काकी का कहाँ पे है? यह है दिल्ली में। दिल्ली में अपना सेंटर बनाया। इनके ही स्मृति में क्या बना था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में क्या बना था? कौन सा स्मारक बना था? फटाक से कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दें, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कुतुब मीनार। किसने बनवाना शुरू किया था? यह आगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था। आगे हम इसमें डिस्कशन कर लेंगे। और यहाँ पे जो मोहम्मद चिश्ती का है 2.5 दिन का झोपड़ा बना था। तो इतनी सी बात अगर आप याद रखते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मोहम्मद चिश्ती, अजमेर और दिल्ली।
कुतुब मीनार इनकी स्मृति में बना था और ये अजमेर में थे। इतनी सी बात अगर आप याद रख लेते हैं तो यहाँ से आपका इस लेवल में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, सारी चीजें आपको आ जाएंगी। आपको 5 आक्रमण याद रखने हैं, 5 युद्ध याद रखने हैं, उसमें 5 युद्ध का समय रखना है और किसके बीच में हुआ था। यह भी प्रश्न लगातार फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, एकदम से एकदम रट लीजिए, यहाँ से बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। अब हम लोग यहाँ से आप लोगों के आगे चलते हैं और मेन स्ट्रीम पे आते हैं। अब हम लोग आते हैं दिल्ली सल्तनत पे। इसको सल्तनत काल कहते हैं या क्या कहते हैं, दिल्ली सल्त या दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। यह इस दिल्ली सल्तनत कब से कब थी? देखिए 1194 से लेकर के 1206 तक जो है, जब यहाँ पे अंतिम युद्ध जीत लिया गया था, अंतिम युद्ध क्या था, चंदावर के युद्ध में जीत लिया गया था मोहम्मद गोरी से, तो यह अपना निगरानी में एक आदमी को रख दिया था इस शासन प्रदेश के शासन को, और वह था आदमी कुतुबुद्दीन ऐबक। यही इसकी देखभाल करता है। और जब यहाँ पे 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो कुतुबुद्दीन इसका शासक बन बैठता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। गुलाम होने के कारण या और दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक होने के कारण इस वंश को गुलाम वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लेव डायनेस्टी। इसके और भी नाम हैं, लेकिन यह पहले इसको कहा जाता है कि स्लेव डायनेस्टी था। तो स्लेव डायनेस्टी को भी आप लोगों को याद रखना है। फटाक से आप लोगों को जो भी चीजें नहीं समझ में आ रही हैं वो कमेंट करते चले जाएं। अजीत है, ओके। तो आप लोगों को यह बात याद रखनी है कि यहां पर सल्तनत काल में, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर हम लोग स्लेव डायनेस्टी पे डिस्कशन करते हैं। स्लेव डायनेस्टी पे ये 5 सल्तनत काल के ये 5 शासक थे, 5 वंशों ने स्थापना किया या इसको क्या कहते हैं, शासन किया। गुलाम वंश, दूसरा क्या है, खिलजी, खिलजी वंश। तीसरा क्या है, तुगलक वंश। चौथा है सैयद वंश और 5वां है लोदी वंश। अब इसको अलग अलग तरीकों से आप लोग याद रख सकते हैं। ऐसे कुछ लोग अपना ट्रिक बना लेते हैं, गुड़ खा त स ला में, गुड़ खा तसला में, है ना। तो इस तरीके से भी लोग अपने ट्रिक को याद करके इस चीज को, पूरे वंश को इस सीक्वेंस में याद रख लेते हैं। यहां से भी प्रश्न बनता है। तो गुड़ खा तसला में, तसला क्या होता है, जो एक टोकरी टाइप का होता है जो स्टील का बना होता है, तो वह उसको तसला बोलते हैं। तो गुड़ खा तसला में, तो इस तरीके से अगर आप ये सूत्र याद रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो ये सल्तनत काल के 5 डायनेस्टी हैं, 5 वंश हैं, और इनका शासन काल भी लिखा हुआ है, और वह कब से कब है यह भी याद रख लीजिए। 1206 से 1290 तक कौन, गुलाम वंश। 1290 से 1320 खिलजी वंश। तुगलक 1320 से 1414, 1414 से 1450, 1450 से 1526। तो सबसे अधिक शासन करने वाला कौन हो गया आपका, तुगलक वंश। इसमें ही प्रसिद्ध शासक मोहम्मद बिन तुगलक होता है, वह आप लोगों को हम लोग पढ़ाएंगे। तो ये सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश
सबसे कम समय तक कौन करता है? वह ये आपका 1414 से 30 साल। तो सबसे कम खिलजी 1290 से 1320 तक, मतलब लगभग 30 साल तक शासन करता है। उसके बाद में सबसे अधिक 1320 से 1414 तक, लगभग 94 साल तक यह शासन करता है। 1206 से 1290 तक, मतलब 84 ईयर तक ये शासन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहां से भी प्रश्न देख सकते हैं। अब हम लोग, अभी टाइम है क्या? चलिए, अभी टाइम है 15 मिनट, तो हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। यहां तक कोई किसी को समस्या है तो कमेंट बॉक्स में फटाक से बताएं। यहां तक किसी को कोई समस्या? ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि मैंने कहा कि गुलाम वंश, इसके जो स्लैब डायनेस्टी को 4 नामों से और जानते हैं, कि इसमें सबसे प्रश्न यह बनता है कि जो पहला दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था उसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? गुलाम वंश। गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता है कि मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था वह कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम होने के कारण इसको एक गुलाम वंश कहा जाता था। दूसरा, इसको क्या कहा जाता है? ममलूक वंश। ममलूक वंश क्या कहा जाता है? कि ऐसे माता पिता की संतान जो कभी गुलाम थी। ऐसे माता पिता की संतान जो कभी गुलाम थी, इसके कारण से इसको क्या कहा जाता है? ममलूक वंश भी कहा जाता है। तीसरा नाम क्या है? प्रारंभिक तुर्की वंश कहा जाता है। और चौथा नाम है इल्वरी वंश। तो देखिए, गुलाम वंश इसलिए उपयुक्त नाम नहीं है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक और गयासुद्दीन बलबन, ये एक आराम शाह दूसरा शासक है जो थोड़े से समय के लिए हुआ था, इसलिए मैंने इसको यहां पे रख दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और गयासुद्दीन बलबन, ये 3 शासक ऐसे हैं जो गुलाम थे। बाकी के शासक गुलाम नहीं थे। तो इसलिए इस वंश को गुलाम वंश कहा जाना उपयुक्त नहीं है। ममलूक वंश का मतलब ऐसे माता पिता की संतान जो कभी गुलाम थी। तो इसमें भी यह बात अप्लाई नहीं होती क्योंकि बहुत से शासक ऐसे हैं इसमें जो जिनके माता पिता गुलाम नहीं थे। तीसरा नाम है प्रारंभिक तुर्की वंश। प्रारंभिक तुर्की वंश इसलिए भी उपयुक्त नहीं हुआ क्योंकि इसके पश्चात, इस गुलाम वंश के पश्चात में कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो जिसको तुर्की वंश कहा जाए। तो प्रारंभिक लगाने का कोई मतलब ही नहीं बचाता है। तो इसलिए प्रारंभिक तुर्की वंश भी उपयुक्त नाम नहीं है। एक इतिहासकार हैं हरिश्चंद्र वर्मा, जिन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि यह प्रारंभिक तुर्की वंश है, उन्होंने ही इसका नामकरण किया था। यह भी आपके काम का नहीं है। अंतिम जो सर्वाधिक मान्य क्या है? इल्वरी वंश। इल्वरी वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ दिया जाए तो जितने भी हैं, इल्तुतमिश से लेकर के यहां तक कैमूर तक, ये अंतिम शासक कैमूर था, यहां तक कैमूर तक सारे इल्वरी वंश के शासक थे। तो एक अपवाद यहां पे अगर छोड़ दिया जाए तो
यह सर्वाधिक उपयुक्त नाम है इल्वरी वंश। कभी अगर प्रश्न बनता है कि इस जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश था उसको किस नाम से व्यक्त किया जाए, तो आप निसंकोच कह सकते हैं इल्वरी वंश। तो यह महत्वपूर्ण है। अब हम लोग आते हैं एक एक करके शासकों को देखते हैं। पहला शासक हो रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जान लेते हैं और प्रश्न सबसे ज्यादा बनता है। तो इनका शासनकाल था कब था? 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। उसके बाद में यह एक प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, यहीं पे इस चीज को क्लियर कर लीजिए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। दूसरा प्रश्न बनता है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था। प्रथम सुल्तान, तो वह भी इल्तुतमिश था। क्यों था? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया। पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन था? आपका इल्तुतमिश था। तो यह एक प्रश्न बनता है, इसको भी क्लियर रखना है। प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, प्रथम सुल्तान कौन था? वह इल्तुतमिश था। वास्तविक संस्थापक कौन था? वह भी इल्तुतमिश था। तो इस अंतर को आप लोग समझ लीजिए। और यहां से प्रश्न बनता है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है और बच्चे यहां पे गलत करके आते हैं। तो एकदम से क्लियर रहिए कि प्रथम शासक और प्रथम सुल्तान, यह शासक और सुल्तान का अंतर आप लोगों को पता होना चाहिए। हाँ, इसकी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर आपको पीडीएफ उपलब्ध कराई जाएगी। आप लोग यहां से पहला प्रश्न क्या बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में, पहले जब यह शासक बना तो इसने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ में बनाई थी। कुछ समय तक इंद्रप्रस्थ में रुका था और बाद में इसने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ से ले जाकर के लाहौर में स्थापित कर दिया था। तो इसको, ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह बहुत बड़ा दानदाता था। दानदाता था और यह किसी को भी अगर खुश हो जाए तो किसी को भी लाखों इनाम वह दे सकता था। तो इसके कारण से जनता ने इसको क्या कहा था कि यह तो लाख बख्श है। तो यह एक दानदाता होने के कारण इसको लाख बख्श कहा जाता है। तो आपके प्रश्न कहां से बनेंगे? ये देख लिए, 1206 से 1210 तक इसका शासन था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की थी। इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था लाख बख्श। जनता इसको लाख बख्श की उपाधि से संबोधित करती थी। उसके बाद में इसको मैंने बताया कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। कुतुब मीनार किसके स्मृति में है यह भी मैंने बता दिया। कुतुब मीनार बख्तियार काकी के स्मृति में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में इसने शुरू कराया था और इसको पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। फिर यहां पे यह बात भी याद रखनी है कि सल्तनत काल की राजभाषा क्या थी। राजभाषा फारसी थी। इनको अक्सर आदमी अरबी उर्दू में कंफ्यूज हो जाता है। तो उर्दू उत्तर मुगल काल की भाषा है और प्रथम यह अरबी ही थी, फारसी थी, सॉरी। तो अरबी और फारसी में कंफ्यूज नहीं होना है। यह बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको आपको याद रख लेना है कि यहाँ की भाषा फारसी थी। उसके बाद में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का
झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। उसके बाद में जो इसका अंतिम प्रश्न है वह यह है कि ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर के इसकी लाहौर मृत्यु हो गई थी। इसे लाहौर में दफनाया गया। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस शासक, दिल्ली सल्तनत के किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके हुई थी? तो वह था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसको यह एक प्रश्न बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां पर दफनाया गया था? तो वह कहां पे दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया था। राइट। तो यह चीजें इतना आपको समझना है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अगर इतनी सी बात याद रखते हैं तो यहां से आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। अब हम लोग आ जाते हैं आज के अंतिम शासक इल्तुतमिश पे। इनका शासन कब था? 1211 से 1236। देखिए इसमें 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। अब यहां पर जब 1210 में मृत्यु हो गई तो एक छोटा सा समय अवधि जो है आराम शाह का था। तो इसीलिए कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि 10 में मृत्यु हो गई तो 11 में क्यों आया। तो यह है आराम शाह, यहाँ पे एक बीच में आ जाता है। यह इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद नहीं रखना है। इल्तुतमिश को सीधे सीधे याद रखिए। यहाँ पर आपको यह प्रश्न पूछा जाएगा कि दिल्ली, गुलाम वंश की राजधानी को दिल्ली किस शासक ने स्थानांतरित किया, ट्रांसफर किया? तो कौन था? लाहौर में किसने स्थापित किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वह इंद्रप्रस्थ से लाहौर ले गया था और लाहौर से दिल्ली कौन ले आया था? इसलिए दिल्ली ले आया था इल्तुतमिश। फिर मकबरों का निर्माण सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने ही कराया। यह भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी पूछा जाता है। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि टंका नामक जो सिक्का है वह किसका होता है, किस धातु का बना होता है? तो टंका जो है चांदी का बना होता है, एकदम से याद रख लीजिए। टंका चांदी का, और तांबा, जीतल किसका बना होता है? तांबे का। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, जीतल किस धातु का बना सिक्का है? तो जीतल किसका हो गया? तांबे का। इसको याद रखना है बिल्कुल, है ना। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की। इक्ता व्यवस्था क्या थी? देखिए इक्ता व्यवस्था और एक होता है मनसबदारी व्यवस्था। दो शब्द आपको याद रखने हैं। इक्ता व्यवस्था क्या थी? इक्ता व्यवस्था दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सल्तनत में स्थापित की गई प्रांतीय व्यवस्था थी। इक्ता का मतलब प्रांतीय व्यवस्था, कि प्रांतों की व्यवस्था किस तरीके से संचालित होगी दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत में, या इसमें गुलाम वंश में, जिसको इलवरी वंश कहते हैं, इलवरी वंश में किस तरीके से दिल्ली की सत्ता संचालित होगी, इस व्यवस्था का नाम दिया गया इक्ता व्यवस्था। और मुगल काल में जो व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था या प्रांतों के जो शासक होते थे वह किस तरीके से संचालित होनी है, उसका नाम दिया गया मनसबदारी। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि मनसबदारी व्यवस्था कब लागू हुई, किसके शासन में लागू हुई, वह आपसे अलग प्रश्न पूछा जाएगा। इक्तादारी व्यवस्था कब लागू हुई, किसके समय में लागू हुई, यह भी पूछा जाएगा। इक्ता व्यवस्था क्या है, यह भी प्रश्न बन सकता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो प्रांतीय व्यवस्था है दिल्ली सल्तनत की, प्रांतीय व्यवस्था दिल्ली सल्तनत में जो प्रांतीय व्यवस्था लागू की गई, जैसे कि मान लीजिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहां पे प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए हैं
और यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए हैं। तो जो मध्य प्रदेश का जो शासन व्यवस्था किस तरीके से संचालित होगा वही इक्ता हो गया। तो यही व्यवस्था किस तरीके से संचालित करना है, क्या करना है, इस बात को सबसे पहले लागू करने वाला आदमी कौन था? इल्तुतमिश। बस इतनी सी सिंपल सी बात है, इतनी सी याद रखनी है। इक्ता व्यवस्था को लागू किया। इसने मंगोलों का सामना अप्रत्यक्ष रूप से किया। यहाँ पे एक चंगेज खान था, उसका भय था। तो ये चंगेज खान के भय को इसने अप्रत्यक्ष रूप से इसका भय था, और चंगेज खान के मृत्यु के पश्चात में ही इसने अपना जो उत्तर भारत में विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। तो इसमें एक भय था, कभी सीधा आक्रमण मंगोलों का इसके शासन में नहीं हुआ था। तो यह बात आपको याद रखनी है। इसने एक व्यवस्था और लागू किया दरबार में, उस दरबारी व्यवस्था का नाम था तुर्काने चहलगानी। तुर्काने चहलगानी क्या है? तुर्काने चहलगानी 40 सरदारों का एक दल है। तुर्काने चहलगानी 40 सरदारों का एक दल है, और यह दल क्या करता था? यह संगठित होकर के राजकाज को संचालित करने, जैसे मिनिस्टर होते हैं, जैसे मोदी की मिनिस्ट्री होती है, उसमें 40 लोगों को शपथ दिलाई गई, 53 लोगों को शपथ दिलाई गई। तो उसने भी अपने राजकाज को संचालित करने के लिए एक तुर्काने चहलगानी का 40 सरदारों का गठन किया। वह राजकाज में इसकी सहायता करता था, और आगे चल करके यह तुर्काने चहलगानी इतना मजबूत हो गया कि यह शासक को ही बदलने लगा। तो जितने आप लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में छोटे छोटे अवधि के शासक हो रहे हैं, वह तुर्काने चहलगानी का ही परिणाम था। आगे चल करके बलबन आएगा जो यह पहली बार उसको तहस नहस कर देगा, तुर्काने चहलगानी को। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तुर्काने चहलगानी का निर्माण किसने किया और तुर्काने चहलगानी को नष्ट किसने किया, खत्म किसने किया। तो यहां से आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अब यहां से इतना आप लोगों का आज इल्तुतमिश तक ही इसको रखते हैं। आगे हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। यहां तक अगर आप लोगों को कोई समस्या है तो फटाक से कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात को रख सकते हैं, नहीं तो फिर कल हम लोग मिलते हैं। तो यहां तक कोई समस्या है? यहाँ पे 2 प्रश्न भी आप लोगों के एक्सरसाइज के लिए हमने रख दिया है ताकि आप अपनी चीजों को रख सके। पहला, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? फटाक से चाहे तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? फटाक से इसका उत्तर भी आप लोग दे सकते हैं, और नहीं तो हम लोग कल इसी टाइम पे मिलते हैं क्लास में। ओके, तब तक आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा हिस्ट्री का, उसको रट लीजिएगा, टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा, और बराबर संवाद बनाए रखिएगा। जो भी चीजें हैं, जो भी आउटपुट है, जो भी फीडबैक है, वह हम तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोग यहाँ पर आते रहिए और हमको फीडबैक देते रहिए। ओके फ्रेंड्स, हम लोग कल मिलते हैं सेम टाइम, सेम प्लेटफॉर्म पे, सेम जगह। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।